नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष विजेता शुभांशु शुक्ला को केंद्रीय कैबिनेट की सलामी, भारत ने रचा अंतरिक्ष इतिहास। राहुल गांधी का हमला, छात्रा की मौत पर बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। उड़ीसा में छात्रा की मौत से बवाल, विधानसभा के बाहर फूटा जन आक्रोश। महाराष्ट्र में भीम शक्ति गठबंधन शिंदे आंबेडकर ने बदला सियासी समीकरण। और बिहार सरकार का 16,000 करोड़ कर्ज प्लान, विपक्ष ने लगाया चुनावी चाल का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष मिशन ने भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के एकदम और करीब पहुंचा दिया है। ये पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी पर एक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को बधाई देता है। ये हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य की एक सुनहरी झलक पेश करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुभांशु शुक्ला को पृथ्वी पर उनकी सफल वापसी पर बधाई दी है। ये उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हर कदम पर उनके साथ है। राहुल ने कहा है कि जो हुआ वो अमानवीय और शर्मनाक है और पूरे समाज के लिए जख्म है। उन्होंने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिले। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की है। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। आपको बता दें कि बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा ने यौन उत्पीड़न के मामले की शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद छात्रा ने आत्मदाह कर लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के सिस्टम ने इस लड़की की हत्या की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विषय पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, बल्कि जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के साथ न्याय करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में हर हाल में न्याय सुनिश्चित करेंगे। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा की मौत पर देश भर में रोष है। 20 साल की छात्रा ने कॉलेज एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन मामले में एक्शन नहीं होने पर छात्रा ने आत्मदाह कर लिया। अब इस मामले पर ओडिशा विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजू जनता दल कार्यकर्ताओं की अगुवाई में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बालासोर बंद का आह्वान कर चुके हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज के इस्तीफे की मांग की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। इस प्रोटेस्ट के वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक नई सियासत की शुरुआत देखी जा रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और रिपब्लिकन सेना के गठबंधन का मुंबई में ऐलान कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और आनंद राव आंबेडकर ने एक मंच से मिलाया हाथ और कर लिया गठबंधन का ऐलान। माना जा रहा है कि ये सिर्फ 2 पार्टियों का समझौता नहीं, बल्कि एक नया सियासी फॉर्मूला है। दलित और मराठी वोट बैंक को साधने का मास्टर स्ट्रोक। भीम शक्ति और शिव शक्ति का नारा जो कभी बाल ठाकरे और आठावले ने दिया था, आज फिर गूंजने जा रहा है। शिंदे गुट की शिवसेना जहां अपना सामाजिक आधार बढ़ाना चाहती है, वहीं रिपब्लिकन सेना को मिल रहा है बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म। आगामी निकाय चुनावों से पहले ये गठबंधन सीधे कांग्रेस और एनसीपी की जड़ें हिलाने की तैयारी में है और जानकारों की माने तो यह कदम राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के संभावित साथ आने को भी रोक सकता है। इस मौके पर क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आइए सुनते हैं। संविधान खतरे में, बोलने वाले खुद ही खतरे में गए हैं। अभी उनका अस्तित्व क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं किसी को टीका टिप्पणी करने वाला कार्यकर्ता नहीं हूँ और किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करता हूँ। किसी को मैं बाकी लोग जैसे कहते हैं
ये क्या काम का है, इसका क्या है, उसका क्या है, वैसे मैं नहीं कहता हूँ। हर एक को लोकशाही में अपने अपने पार्टी को बढ़ाने का अधिकार होता है, वैसे विपक्ष करता है, ठीक है। लेकिन विपक्ष को महाराष्ट्र में जो संविधान खतरे में फेक नैरेटिव के आधार पे उन्होंने जो फेक नैरेटिव फैलाया, लोगों ने उसको जवाब सही दे दिया और महायुति को हमें लैंडस्लाइड मैंडेट दिया, क्योंकि महायुति ने काम किया। 2.5 साल का काम आप जानते हो, कितने प्रकल्प हुए, कितनी कल्याणकारी योजनाएं हुई सब। और दूसरा जो सवाल है, आनंदराज आंबेडकर जी ये मेरे साथ युति किए हुए हैं, शिवसेना और ये रिपब्लिक सेना की युति है, और बिल्कुल चिंता मत करो, हम देखेंगे। अब देखना ये होगा कि भीम शिव शक्ति की नई जोड़ी कितना सियासी करिश्मा दिखा पाती है महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा आर्थिक दांव चल दिया है। सरकार ने रिजर्व बैंक से 16,000 करोड़ के कर्ज की मांग की है। ये कर्ज जुलाई से सितंबर तक यानी कि चुनाव से ऐन पहले लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये रकम बिहार की योजनाओं और रोजगार योजनाओं के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष ने इस पर कड़ा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि ये पूरा मामला चुनावी जुगाड़ और जनमत को प्रभावित करने की कोशिश है। सरकार पहले ही कई नौकरियां और योजनाओं का ऐलान कर चुकी है, जिसके लिए खजाने में बड़ी राशि की जरूरत है। आंकड़ों की माने तो बिहार पर पहले से ही 4,06,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इतना ही नहीं, बिहार को हर दिन करीब 63 करोड़ रुपए ब्याज में और करीब 22,000 करोड़ मूलधन के रूप में चुकाने पड़ते हैं। यानी कि इस साल अकेले कर्ज और ब्याज में राज्य का करीब 45,000 करोड़ खर्च हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये कर्ज राज्य के विकास के लिए है या चुनावी तैयारी के लिए। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली से लेकर बंगाल तक बीजेपी को सीधे चुनौती दे दी है। डोरीना क्रॉसिंग के मंच से ममता ने हुंकार भरी कि 2026 में टीएमसी बंगाल जीतेगी और अगला लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन की दिल्ली पर जीत के साथ होगा। ममता ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने प्रवासी बंगाली श्रमिकों के उत्पीड़न को लेकर भी केंद्र पर हमला बोला और चेताया कि हम बिना लड़े 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। ममता ने यह भी कहा है कि विदेश में रहने वाले 22 लाख बंगाली हमारे सम्मान के हकदार हैं। केंद्र सरकार उन्हें संख्या नहीं सम्मान की नजरों से देखे। सिंधु दुर्ग से आवाज उठी है, कोंकण बचाओ, जंगल बचाओ और किसानों का हक बचाओ। स्वाभिमान पक्ष के चीफ और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने शक्तिपीठ हाईवे के खिलाफ खुलकर विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि ये हाईवे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं और कोल्हापुर सांगली के किसानों का बाढ़ और पैदावार की मार पड़ने वाली है। राजू शेट्टी ने आरोप लगाया है कि राजमार्ग जनता की जेब पर 1.5 लाख करोड़ का बोझ डालेगा और गन्ना उत्पादन 20% तक गिर सकता है। गढ़चिरौली में अडानी माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है। आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए उन्हें नक्सली बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, हम किसी भी सामाजिक आंदोलन को आतंक बताकर कुचले जाने की इजाजत नहीं देंगे। वहीं राजू शेट्टी ने बीजेपी सांसद नारायण राणे के बयान विरोधियों को थप्पड़ मारूंगा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं मिलने को तैयार हूं, जरूरत हो तो थप्पड़ मार लीजिए और कोल्हापुरी चप्पल के जिक्र पर कहा, यही कोल्हापुरी की ताकत है, इसे कमजोर मत बनाइए।
हा जो महामार्ग आहे तो अनावश्यक आहे, गरजेचा नाही आहे आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेवर विनाकारण आर्थिक बोजा टाकणार आहे. कोकणाच्या बाबतीत विचार केला तर पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारा आहे, जंगलाचा ऱ्हास करणारा आहे आणि इथल्या भूमिपुत्रांच्यावर अन्याय करणारा असा हा महामार्ग आहे. कोकण आधीच कोल्हापूरला वेगवेगळ्या 7 मार्गांनी जोडलेला आहे. नवीन मार्ग करण्याची आवश्यकता नाही आहे आणि त्यामुळं कुणालाही नको असलेला हा महामार्ग करण्याची गरज नाही, म्हणून याला आमचा विरोध. याचं कारण महाराष्ट्राचं अर्थकारण हे ऊस पिकावर आहे आणि महाराष्ट्रातला 20% अधिक ऊसाचं उत्पादन हे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यामध्ये होतं. परंतु या शक्तिपीठ महामार्गामुळे ऊसाच्या उत्पादनावर 20% अधिक घट होणार आहे. एकूणच महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर त्याचा दुष्परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यांचं तर बेचिराख होणार आहेच, पण जी शेती रस्त्याखाली जात नाही ती पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळं नापीक होणार आहे आणि म्हणून याला कोल्हापूर आणि सांगलीच्या शेतकऱ्यांचा जास्त विरोध आहे. तुम्हाला जर काय इथला विकास करायचा असेल तर तुमची असेल नसेल ती ताकद लावा आणि मुंबई गोवा महामार्ग आहे तो लवकरात लवकर पुरा करा. बघू आता मी एकदा भेटतो त्यांना. जर 12 जिल्ह्याचं कल्याण होणार असेल तर त्यांचे फटके खायला मी तयार आहे. भेटून त्यांना विनंती करतो. हीच कोल्हापूरची ताकद आहे, लक्षात ठेवा. इटलीहून यावं लागलं प्राडाला, हीच कोल्हापूरची ताकद आहे, म्हणून शक्तिपीठाची कळ काढू नका. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने आया एक बड़ा राजनीतिक और वित्तीय घोटाला, जिसमें चंदे की आड़ में 200 करोड़ रुपए का खेल खेला गया। आयकर विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल युवा भारत आत्मनिर्भर दल से जुड़े इस मामले में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तरों पर छापेमारी की है। इस पार्टी का पुराना नाम सेव मेरिट सेव नेशन था और ये महाराष्ट्र में पंजीकृत है। जांच में सामने आया है कि पार्टी को आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के जरिए बड़ी संख्या में वेतनभोगी करदाताओं से दान मिला, लेकिन ये दान असल में कट रिटर्न स्कीम था, यानी पैसा दान के रूप में पार्टी को भेजा जाता है, फिर कुछ हिस्सा काटकर वापस दानदाता या उसके सहयोगी को लौटा दिया जाता है। इस तरह आयकर छूट का फायदा भी मिला और पैसे की हेराफेरी भी आसानी से हो रही है। आयकर विभाग ने इस घोटाले का पूरा लेन देन ट्रेस कर लिया है और अब कई दानदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अन्य राज्यों के लोग भी शामिल पाए गए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल बिचौलियों संस्थाओं की भी तलाश की जा रही है। घोटाले की गंभीरता इस बात पर से भी बढ़ जाती है कि राजनीतिक पार्टी भारत निर्वाचन आयोग के पास जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत तक नहीं थी, फिर भी इसने दान लेना शुरू कर दिया, जो कानूनन अपराध है। अब आयकर विभाग ने पार्टी और उससे जुड़े सभी संदिग्ध दानदाताओं को धारा 139(8)A के तहत कंसल्टेशन रिटर्न दाखिल करने के लिए पत्र जारी किया है। यदि ये लोग निर्धारित समय में जवाब देते हैं तो विभाग मुकदमा चलाने से लेकर टैक्स वसूली तक की कड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये घोटाला न केवल वित्तीय अनियमितताओं की बानगी है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा करता है कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आड़ में किस हद तक टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और संबंधित एजेंसियां इस फर्जीवाड़े पर मिलकर क्या ठोस कार्रवाई करती हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद अब नागपुर तक पहुंच गया है। नागपुर के यूनियन बैंक में मनसे कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मामला एक सड़क हादसे में मारे गए युवक योगेश बोपचे के बीमा क्लेम से जुड़ा है, जहां बैंक ने एफआईआर का हिंदी अनुवाद मांगा था। परिवार ने आरोप लगाया है कि मराठी एफआईआर को मान्य न मानते हुए बैंक ने क्लेम रोक दिया है, जिसके बाद वे मनसे के पास पहुंचे। मनसे कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ बैंक पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बैंक की ओर से सफाई दी गई है कि बीमा कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और वहां मराठी नहीं समझी जाती, इसलिए हिंदी अनुवाद जरूरी था। लेकिन भाषा के अपमान को लेकर भड़के मनसे कार्यकर्ताओं ने बैंक में नारेबाजी की, जिसे लेकर बाद में यूनियन बैंक ने माफी मांगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। मनसे कार्यकर्ता चंदू लांडे ने साफ कहा है कि अगर मराठी भाषा को दबाने की कोशिश हुई तो वे हर मंच पर विरोध करते रहेंगे।
ये घटना एक बार फिर से महाराष्ट्र में भाषा को लेकर गहराते विवाद को उजागर करती है। नाही, हा प्रश्न इथं संपलेला नाही आहे। या केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जेवढ्याही बँका आणि जेवढे आस्थापना आहेत या सर्वांना एक वास चढलेला आहे। मराठीचा वारंवार अपमान करायचा यांनी एक चंग बांधलेला आहे। पण आता नागपूर शहरामध्ये या एका बँकेच्या मुद्द्यावरून ज्या आधी आम्ही सर्व बँकांना पत्रव्यवहार केलेला माननीय राजसाहेबांच्या आदेशानुसार सूचनानुसार, पण यांना समज आलेली नाही आहे। त्याच्यामुळे आता पूर्ण नागपूरभर आम्ही प्रत्येक केंद्राच्या अखत्यारीत आणि मराठी बँकांनाही पत्रव्यवहार करून यानंतर जर महाराष्ट्रात मराठीचा अपमान झाला तर त्यांना त्यांची जागा आम्ही योग्यरित्या दाखवू, ही सूचना या माध्यमातून आम्ही देतोय। आणि याच्यानंतर तर आम्ही आता हा विषय मोठा करूच। मला एक गोष्ट समजत नाही की पोलीस विभागाने मराठीत केलेली FIR, मग ती FIR या बँकेकडे आणली, पोलिसांची मराठीतली FIR ही बँक घेत नाहीये, म्हणजे हा विषय पोलिसांचा आहे। पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात आक्रमकपणा घेतला पाहिजे, FIR रजिस्टर केला पाहिजे। पोलिसांकडून महाराष्ट्र निर्माण सेना भांडून झाली आणि पोलीस त्यांना प्रोटेक्शन देऊन झालं, म्हणजे पोलिसांच्याच विभागाच्या एका FIRच्या कॉपीचा अपमान त्या या बँकेच्या मॅनेजरनी प्रशासनाने केला आणि पोलीस त्यांना प्रोटेक्शन देऊन झाले। म्हणजे या महाराष्ट्रामध्ये चाललं काय? सरकारने याच्याकडे थोडं लक्ष द्यावं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया तंज अब सुर्खियों में है। 50 खोके एकदम ओके के बाद अब शिंदे गुट के खिलाफ विपक्ष ने नया नारा चुना है, चड्डी बनियान गैंग। विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने बनियान और तौलिए में प्रदर्शन करते हुए इस नारे को छाला। प्रदर्शन का मकसद था भ्रष्टाचार और शिंदे के मंत्रियों की कथित नैतिक गिरावट पर सवाल उठाना। दरअसल हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट बनियान में नोटों की गड्डियों के साथ अपने बेडरूम में नजर आए थे। वहीं विधायक संजय गायकवाड़ का वीडियो सामने आया जिसमें वे तौलिया और बनियान में कैंटीन कर्मचारी की पिटाई करते दिखे। रायगढ़ के विधायक भरत गोगावले भी पूजा के दौरान तौलिया लपेटे नजर आए थे। वहीं 2 दिन पहले ही शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में चर्चा के दौरान चड्डी बनियान गैंग का नाम लेकर शिंदे गुट पर सीधे निशाना साधा था। अब खुद उद्धव ठाकरे भी सार्वजनिक मंचों से इस नारे को दोहराते नजर आ रहे हैं, जिससे ये तंज चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर आहे, त्यांचं युती धर्म त्यांना पाळणं गरजेचं आहे। त्यांचं मी पहिलंच सांगितलं होतं की अभिनंदन करायचं ते ह्या गोष्टीसाठी करायचं की ज्या लोकांसोबत ते बसलेत, जे बाकीच्या गटांमध्ये आहेत, चड्डी बनियन गँग, ते काय करतात? त्याच्यात एक गोष्टी आहे, ते एक गोष्ट आहे त्याच्यात काही केलं त्या चड्डी बनियन गँगने, कुठे जाऊन बुक्का मारतात, कुठे जाऊन काही करतात, तर काय करतात ते मग येऊन, कारण त्यांच्यावर कारवाई तर होत नाही, ते काय बोलतात? मुख्यमंत्री महोदयांना येऊन सांगतात की पहली गल है की सारी गलती मेरी नहीं। काय बोलतात ते? कि पहली गल है कि सारी गलती मेरी नहीं, चल जी है भी तो क्या मैं तेरी नहीं? आणि मग मुख्यमंत्री कारवाई करू शकत नाहीत। तर मी मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक ह्याच्यासाठी करतो की त्यांनी खूप सहनशीलता दाखवलेली आहे। आता कुठे ना कुठेतरी मुंबईकरांच्या मागण्या असतील, शहरातल्या मागण्या असतील आणि जे काही हे चड्डी बनियन गँगचं चालू आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई होणं गरजेचं आहे आणि शासन काय असतं, जनतेसाठी काय चालतं, कसं चालतं हे त्यांनी दाखवणं गरजेचं आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भारतीय महिला के पास से 62.6 करोड़ की कोकीन जब्त की है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें महिला के ड्रग तस्करी में शामिल होने की जानकारी मिली है। DRI के अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें ये सूचना मिली थी कि दोहा से मुंबई आने वाली एक महिला यात्री मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली है। महिला के मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे रोका गया और उसके सामान की गहन जांच की गई। जांच में महिला के बैग से 6 ओरियो बिस्किट के डिब्बे और 3 चॉकलेट बॉक्स बरामद किए गए। इन डिब्बों में 300 कैप्सूल पाए गए जिनमें सफेद पाउडर भरा हुआ था। फील्ड टेस्ट किट से जांच करने पर सभी कैप्सूल में कोकीन होने की पुष्टि हुई है। DRI ने बताया है कि इन कैप्सूल से कुल 6,261 ग्राम कोकीन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 62.6 करोड़ रुपए है। NDPCS एक्ट 1985 के तहत महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। DRI अधिकारी ने कहा है कि DRI भारत में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हम तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखते हैं।
महाराष्ट्र के परभणी जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक चलती ट्रेवल बस से 19 साल की युवती और 21 वर्षीय युवक ने नवजात शिशु को बाहर फेंक दिया। घटना परभणी जिले के पाथरी तालुका के देवनंदरा इलाके की है, जब ये दोनों पुणे से परभणी आ रही बस में सफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अंतर्जातीय प्रेम संबंध था और शिशु उसी रिश्ते का परिणाम था। इस खौफनाक हरकत के बाद बस में सफर कर रही एक महिला यात्री ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए बस को रोका और दोनों को परभणी में हिरासत में ले लिया। युवती को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और युवक से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काल दिनांक 15 जुलै 2025 रोजी पाथरी ते सेलू या रोडवर सकाळी 6:30 वाजताच्या सुमारास एका ट्रॅव्हलमधून एक नवजात अर्भक फेकल्याची घटना उघडकीस आली। या संदर्भात डायल 112 वर संबंधितांनी कॉल केला। ज्यांनी बघितलेलं अशा नागरिकांनी कॉल केला, त्याबरोबर तातडीने पाथरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक व त्यांची टीम ॲक्टिव्ह झाली। त्यांनी संबंधित बसचा शोध घेऊन परभणी येथे बस मिळाली असता त्यात तपास केला असता एक जोडपं जे पुणे जिल्ह्यातून प्रवास करून परभणीला येत होतं, परभणीला आलं। त्या जोडप्याकडे विचारपूस केली असता त्याची प्रसूती त्या महिलेची बसमध्ये झाल्याचं आढळलं आणि त्यांनी बालक हे मृत जन्माला आलं म्हणून त्याला घाबरून आम्ही फेकून दिलं असा त्यांच्याकडून माहिती मिळाल्याने योग्य कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि सदर महिला हिला तातडीने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे। तिच्यावर उपचार चालू आहेत। ती परभणीचीच आहे आणि परत पुढील सविस्तर चौकशी करून यावर कारवाई करण्यात येत आहे। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में बड़ा उलटफेर हुआ है। इंग्लैंड के जो रूट ने हैरी ब्रूक को हटाकर नंबर 1 की कुर्सी दोबारा हासिल कर ली है। जो रूट को ये बढ़त लॉर्ड्स टेस्ट में भारत के खिलाफ 144 रनों की शानदार पारी की बदौलत मिली है। वहीं हैरी ब्रूक की रैंकिंग सीधे नंबर 3 पर फिसल गई है, क्योंकि लॉर्ड्स में वो सिर्फ 34 रन ही बना सके थे। भारतीय बल्लेबाज के लिए ये भी रैंकिंग कुछ खास अच्छी नहीं है। शुभमन गिल तीसरे पायदान से लुढ़ककर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल टॉप 5 से बाहर होने की कगार पर हैं। स्टीव स्मिथ ने भी बाजी मार ली है, यशस्वी को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। यहां तक कि ऋषभ पंत को भी रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान हुआ है। अब वो 7वें से 8वें नंबर पर आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि अगले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज इस गिरती रैंकिंग को कैसे पलटते हैं। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक को बरकरार रखा है और गेंद डाल दी है केंद्र सरकार के पाले में। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक केंद्र की समीक्षा कमेटी कोई फैसला नहीं लेती, तब तक स्क्रीन पर सन्नाटा रहेगा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने फिल्म देखकर अदालत में जो कहा वो चौंकाने वाला था। मैं फिल्म देखकर हिल गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म नफरत फैलाती है, हिंसा को उकसाती है और समाज में जहर घोल सकती है। सिब्बल ने फिल्म में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, LGBTQ मुद्दों और न्यायिक प्रक्रिया की गलत तस्वीर पर भी चिंता जताई है।
याचिकाकर्ता है कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद जावेद। उनका कहना है कि जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने एक और अहम बात कही है, मृतक कन्हैयालाल के बेटे को मिल रही धमकियों की जांच भी जरूरी है। तो अब सबकी नजरें हैं केंद्र सरकार के फैसले पर। क्या होगी उदयपुर फाइल्स की अगली सुनवाई, ये देखना होगा। जब भी संजय लीला भंसाली और रणवीर सिंह का नाम साथ लिया जाता है तो बाजीराव, पद्मावत और रामलीला जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में याद आती हैं। लेकिन अब यही जोड़ी टूटने की कगार पर है। खबरों की माने तो भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर को लेकर रणवीर और उनके बीच खटपट हो गई है। फिल्म में लीड है रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल। लेकिन विक्की का जो रोल है वो पहले रणवीर सिंह को ऑफर हुआ था। माना जा रहा है कि रणवीर को ये सेकंड लीड का रोल कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया। इसी बात को लेकर दोनों के रिश्तों में आ गई है खामोश दरार। हालांकि फिल्म अब भी चर्चा में है क्योंकि पहली बार रणवीर, विक्की और आलिया साथ नजर आएंगे और विक्की कौशल के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है क्योंकि भंसाली की फिल्म मिलना मतलब इंडस्ट्री में एक लेवल अप। भंसाली और रणवीर की जोड़ी अगर वाकई टूट गई तो फैंस को जरूर झटका लगेगा क्योंकि इन लोगों की जोड़ी ने अब तक सिनेमा को विजुअल मैजिक दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये दूरी फिल्म तक सीमित रहेगी या आगे भी दोनों के रिश्ते जुदा हो जाएंगे। फिलहाल तो रणवीर अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और भंसाली लव एंड वॉर को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहे। पंचायत की प्रधान भले ही सीरीज में राजनीति के खिलाड़ी हों, लेकिन रियल लाइफ में नीना गुप्ता अपनी बात बेबाकी से रखती हैं, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी प्री प्लान के। हाल ही में नीना गुप्ता ने एक ऐसा बयान दिया जिसने एक्टिंग इंडस्ट्री की जमी जमाई सोच को हिला दिया है। उन्होंने कहा, एक्टर्स की यूनियन भूल जाइए, यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। नीना का मानना है कि कलाकार कभी एकजुट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ जलन है, कंपटीशन है और फ्री में काम करने की होड़ है। उन्होंने खुलासा किया कि अगर वो कम फीस की वजह से किसी प्रोजेक्ट को मना करती हैं तो दूसरी एक्ट्रेस तुरंत कहती है, लाओ मैं फ्री में कर देती हूँ। पंचायत के किरदार मंजू देवी की तरह ही नीना गुप्ता ने भी बताया है कि उन्होंने कई बार दूसरों के कहने पर काम किया और हर बार गिरी, लेकिन हर बार गिरकर सीखा। अब फैसले खुद लेने हैं क्योंकि कोई उठाने नहीं आएगा। नीना ने कहा कि इंडस्ट्री में टेक्निकल स्टाफ की यूनियन है लेकिन स्टार्स की नहीं और शायद कभी होगी भी नहीं। पंचायत की प्रधान की तरह असल जिंदगी में भी नीना अब अपने फैसलों की सरपंच बन चुकी हैं और उनके हर डायलॉग में झलकता है वो अनुभव जो पर्दे से कहीं ज्यादा रियल है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई फिल्म अपने बजट से भी ज्यादा कमाई सिर्फ 5 दिन में कर ले? जी हाँ, सुपर हीरो की दुनिया से आई है एक सुपर खबर। जेम्स गन की फिल्म सुपरमैन ने रिलीज के सिर्फ 5 दिन में दुनिया भर से कमा लिए हैं 2000 करोड़ रुपए। 1930 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी ये फिल्म डीसी स्टूडियोज की नई उड़ान मानी जा रही है और क्या जबरदस्त टेक ऑफ किया है। डेनिस कॉरेंसवेट की इस सुपरमैन एंट्री को फैंस ने सिर आंखों पर बिठा लिया है। भारत में भी फिल्म का जलवा कम नहीं है। पहले ही हफ्ते में कमा लिए 31.60 करोड़ रुपए। वीकेंड पर थिएटर में भीड़ लगी रही। शुक्रवार को 7.25 करोड़, शनिवार को 9.50 और रविवार को 9.25 करोड़ और वीकेंड डे में भी टिकट खिड़की गर्म रही। लेकिन सुपरमैन के इस उड़ान को मिला है एक छोटा झटका। फिल्म 33 सेकंड की एक रोमांटिक सीन को काट दिया गया। जी हां, सुपरमैन और लोइस लेन के किस सीन पर लगी है सेंसर बोर्ड की कैची। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर अब गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। एक्स और इंस्टा पर यूजर्स ने सीबीएफसी के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इतना तय है कि सुपरमैन इस बार सिर्फ उड़ नहीं रहा बल्कि बॉक्स ऑफिस पर बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा है। अब फैंस की एक मांग है, जल्दी लाओ अगला पार्ट। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।